हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक रॉय। आज का ये स्पेशल सेशन आपके लिए है जिसमें हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाएंगे, हम कोल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे, हम रशिया के अफगानिस्तान इन्वेजन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद से पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी थोड़ा टटोलेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान में जो तालिबान पाकिस्तान का कहर शुरू हुआ है उसका इंडिया के सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट में क्या फर्क पड़ने वाला है। चलिए इतिहास के पन्नों को उठाते हैं और देखते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, वहां पे एक टेररिस्ट ग्रुप तालिबान पाकिस्तान ने इसके वजूद पे इतना बड़ा संकट और सवालिया निशान पैदा कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान के बारे में। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूज देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में एक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर मल्टीपल मेजर प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। बहुत से एक्सपर्ट्स का यह कहना है दैट दिस एजिटेशन, दिस वॉर बिटवीन तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में जो वॉर है, दैट विल एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान एज इट इज ऑलरेडी इनगल्फ्ड इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस। नाउ तो इशू क्या है? द पाकिस्तान ओवर एंड व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट्स ऑन इंडिया। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इशू हियर, ये मामला शुरुआत कहां से हुआ, प्रॉब्लम क्या है, और पाकिस्तान के ऊपर जो ये प्रॉब्लम है इसका इंडिया के सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट पे, इंडिया के सिक्योरिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। विल डिस्कस ऑल द मैटर। नाउ द प्रेसिंग इश्यूज आर पाकिस्तान इज ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अगर देखा जाए तो कोविड-19 के बाद से वर्ल्ड की इकोनॉमी जहां डीरेल्ड हुई थी और वर्ल्ड की इकोनॉमी धीरे धीरे अपने आप को रिजुविनेट करने की कोशिश कर रही है, वहीं पाकिस्तान के पास एक के बाद एक समस्याओं का दौर चलता चला आ रहा है। कोविड-19 के बाद से पाकिस्तान में अभी तक की सबसे बड़ी और भयानक फ्लड को देखने का मौका मिला जिसने पाकिस्तान को बुरी तरीके से तबाह करके रख लिया। उसके बाद से इकोनॉमिक इंडिसीजन ने पाकिस्तान के सामने और भी बड़े संकट खड़े कर दिए और इसके साथ साथ आया तालिबान का कहर जिसने पाकिस्तानी अथॉरिटी को चैलेंज किया। Now, so Pakistan is already under a lot of stress. This can be attributed to political instability the nation has been facing since the beginning of the time. This, coupled with improper economic and policy decision, has caused more chaos in the nation. So एक के बाद अगर देखा since inception of Pakistan, अगर देखा जाए तो political instability, military interference, economic indecision के साथ साथ पाकिस्तान फ्लड और ये टेररिस्ट ग्रुप का जो कहर है, इन सब ने पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट करार दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। In the recent time, changing situation of geopolitics, rising inflation and the devastating floods have put the nation in further jeopardy. चलिए इतिहास की शुरुआत करते हैं। भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 में। दोनों ही देश को अगर देखा जाए तो एक ही साथ इन दोनों देशों का एग्जिस्टेंस एक साथ में आया। एक देश ने डिसाइड किया कि हम एक सेक्युलर नेशन बनेंगे और दूसरी कंट्री ने डिसाइड किया कि हम हमारे स्टेट का एक रिलीजन होगा, पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान फॉर इस्लाम। ना इस तरीके से दोनों स्टेट का जन्म हुआ। अगर देखा जाए तो इन 75 सालों में बहुत कुछ बदल गया। इंडिया एक तरफ वर्ल्ड में जहां इसके बहुत से डिफॉर्मिटीज हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत से ऑब्स्टेकल्स हैं अगर हम इंडिया की बात बोले तो, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया इन 75 सालों में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी के तौर पे उभरा है और डेमोक्रेसी के शाइनिंग एग्जाम्पल के तौर पे जाना जाता है। जबकि पाकिस्तान के इतिहास को उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान में हमेशा से शुरुआती दिनों से लेकर आज तक मिलिट्री का इंटरफेरेंस हमेशा रहा है और तख्ता पलट का दौर एक के बाद एक चलता ही रहा है। चाहे आप याह्या खान की बात करें, चाहे आप परवेज मुशर्रफ की बात करें, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री हमेशा इस तरीके के तख्ता पलट से और मिलिट्री इंटरफेरेंस से बिल्कुल ही हमेशा ही रिप्लीट रही है। नाउ पाकिस्तान में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाई पाकिस्तान इज डिफिकल्ट कंट्री टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। यह क्वेश्चन आता है क्योंकि जब भी आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को देखेंगे पाकिस्तान की गद्दी पे बैठता हुआ, तो कुछ दिनों बाद आपको तख्ता पलट होता हुआ दिख जाएगा और उसके साथ साथ दिखेगा मिलिट्री इंटरफेरेंस। आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के पीछे अगर देखें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मिलिट्री का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तानी मिलिट्री का इकोनॉमिक डिग्रेडेशन में भी बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। आगे चलते हैं। ये कुछ मैंने इमेजेस यूज किए हैं जो दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पे व्हाई इट इज पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंट्री वेयर यू कैन बी अ प्राइम मिनिस्टर।
यहाँ पे देखें, अभी कुछ दिनों पहले से देखा जाए तो पाकिस्तान में अभी तक का फ्लडिंग के बाद से सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है और लोग बहुत परेशानी में आ चुके हैं। ये कुछ नज़ारे हैं पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस के। यहाँ पे देखिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। अगर इन्फ्लेशन की बात बोलें तो पाकिस्तान में अभी इस समय इन्फ्लेशन 23% चल रहा है, जिस इज वे टू हाई। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात बोले तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो दौर है पाकिस्तान में लगातार कम होता चला आ रहा है। इट हैज़ ऑलवेज डिग्रेड 4%। 2022 की बात बोले तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, यहाँ पे देखें, पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स अगेन एंड अगेन, और इसके पीछे का कारण आप जानते हैं। नाउ अब मुद्दा आता है कि पाकिस्तान एंड तहरीक तालिबान के बीच में जो क्लैश होने जा रहा है, जो क्लैश हो रहा है, ऑलरेडी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर लगातार हमले किए जा रहा है तालिबान पाकिस्तान। क्वेश्चन ये है कि जहां एक तरफ कोविड पैंडेमिक ने वर्ल्ड की इकोनॉमी को डीरेल कर दिया है, जहां फ्लड्स ने मैसिव लेवल पे पाकिस्तान का डिस्ट्रक्शन किया है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है पूरे थमने का नाम नहीं ले रही है, पाकिस्तान अपने लोन ऑब्लिगेशन को मीट करने के पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ने हर तरीके के कट के आदेश दिए हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए भी पुरजोर कोशिश की जा रही है। नाउ इन सारी चीज़ों के बीच में जब आपके कंट्री में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपके पूरी के पूरी गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा होता है तो ये इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैन कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान अफोर्ड अनदर मिलिट्री ऑपरेशंस? क्या पाकिस्तान जो ऑलरेडी इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, क्या तालिबान पाकिस्तान को चैलेंज करने की कैपेसिटी है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान इस सिक्योरिटी थ्रेट को हैंडल कर पाएगा? इज इट द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान और व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इसमें इंडिया का क्या रोल होगा और इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि इंडिया की नेबरहुड पॉलिसीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, अ स्टेबल पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबल इंडिया, और इसके क्या इंपैक्ट होने वाले, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Afghanistan War, the roots of the chaos and the evolution of the world's deadliest network of Islamic terror. How did it all started? ये सब शुरू कैसे हुआ? हम शुरू करते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और शुरू करते हैं कि इन सारे चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कुछ दौर शुरू हुआ जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूनाइटेड किंगडम वॉज नो मोर अ पावरफुल कंट्री, और इस तरीके से वर्ल्ड में जो दो पावरफुल कंट्रीज इमर्ज हुए वो थे यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद से शुरू हुआ अब वर्ल्ड में अपनी सुप्रीमेसी को साबित करने की होड़, जिसमें एक तरफ यूएसएसआर खड़ा था और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सोवियत रशिया ने अफगानिस्तान में 1980s के दशक में अफगानिस्तान को कैप्चर करने की कोशिश की और इस इरादे से सोवियत रशिया ने अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करना शुरू किया। इसके साथ साथ कोल्ड वॉर दौर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पूरी जोर लगा दी कि सोवियत रशिया के इस मिशन को अफगानिस्तान में रोका कैसे जाए। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था यूएसए के लिए, अपने ट्रूप्स को भेजना वहां पे एक इस टेरेन में वॉरफेयर को रोकना। चूंकि ये कोल्ड वॉर था, कोई भी आमने सामने कॉन्फ्रंट करने के लिए तैयार नहीं था और यूएस की मदद के लिए खड़ा हुआ पाकिस्तान। अफगानिस्तान में बहुत से जो लोकल ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स थे उनको फंडिंग दी गई, वेपन्स दिए गए, ट्रेनिंग दी गई रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट में, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। चलिए इसको हम देखते हैं। ये रहा द ग्रेट गैम्बल। ग्रेगरी फाइफर ने ये बुक लिखी है। द ग्रेट गैम्बल हम उस इतिहास के, उस कोल्ड वॉर के उस एरा को कहते हैं जब सोवियत रशिया ने अफगानिस्तान में एंटर करने की कोशिश की और एंटर किया। एक तरफ यूएसए को इस बात की चिंता थी कि सोवियत रशिया को किसी तरीके से रोकना है और इसको रोकने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान की मदद ली और वहां पे जितने ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स थे उन सबको मनी दिया, मटेरियल दिया और ट्रेनिंग दी ताकि सोवियत रशियन फोर्सेस पे हमला किया जाए, और इस हमले में कामयाब भी हुआ यूएसए बहुत हद तक। देखा जाए तो ये हमारे सोवियत रशिया की फोर्सेस हैं जो अब हमारे अफगानिस्तान में उस समय खड़ी हैं, और इस तरीके से ये एंट्री हो रही है सोवियत रशियन फोर्सेस की। नाउ इसके साथ साथ यूएस ने वहाँ के लोकल मिलिशिया, लोकल ट्राइबल ग्रुप को, यंगस्टर्स को ट्रेन करना शुरू किया ताकि वो रशियन फोर्सेस पे अटैक करें। पाकिस्तान वॉज ऑल्सो was an ally in United States of America's mission against Russia, और इस तरीके से आपके पास ये लोकल ट्राइबल मैन को, लोकल मिलिशियास को यूएस ने बहुत बड़े लेवल पे फंडिंग की, और इसके पीछे बहुत से कारण थे। कारण हम बताते हैं। नाउ व्हाई यूएस फंडेड मुजाहिदीन इन अफगानिस्तान?
ये एक बहुत ही चीपर ऑल्टरनेटिव था। चीपर ऑल्टरनेटिव इसलिए था क्योंकि आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऑल द वे से इतने बड़े फोर्सेस को अफगानिस्तान में लैंड कराने की जरूरत नहीं थी। दूसरी चीज, नो रिस्क ऑफ रेपुटेशन। नाउ अगर अफगानिस्तान में किसी भी तरीके की गोलाबारी होती और वहां पे लोकल अफगान्स मारे जाते तो यूएस के रेपुटेशन पे खतरा होता, ह्यूमन राइट वायलेशंस के एलिगेशंस लगते। तीसरा, नो कैजुअलिटी। नाउ यूएस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रशिया के अगेंस्ट इस ऑफेंसिव को लॉन्च करने में कितने मुजाहिदीन मारे गए, बिकॉज यूएस वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। तो ये सबसे चीपेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन था यूएस के लिए वॉर अगेंस्ट रशिया इन अफगानिस्तान। नाउ चौथा क्या था? नो ह्यूमन राइट वायलेशन। चूंकि यूएस के बिहाफ पे प्रॉक्सी के तौर पे अगर देखा जाए तो ये मुजाहिदीन अफगानिस्तान के ट्राइबल एरियाज के ये यंगस्टर मिलिटेंट्स लड़ रहे थे, जिनके चलते यूएस के ऊपर कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन का खतरा नहीं आने वाला था। तो यूएस को एक बहुत ही चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव मिला रशिया को अफगानिस्तान के बैटलफील्ड में मात देने के लिए। एक और भी रीजन था, अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स भी कहा जाता है, चाहे वो रशिया की बात करें चाहे यूएस की बात करें। तो इस तरीके से रशिया के इस गेम को रोका गया यूएस और पाकिस्तान की मदद से, जहां पे लोकल मिलिशियास को फंडिंग दी गई और उसके बाद से रशिया का एग्जिट हुआ अफगानिस्तान की धरती से। लेकिन एक और कहानी सामने आई। कहानी ये सामने आई कि रशिया तो वापस लौट गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी वापस लौट गया, लेकिन इनके साथ साथ पीछे छूट गए वो मुजाहिदीन जिनको आपने ट्रेन किया था आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ, जिसको आपने मिलिट्री वॉरफेयर में ट्रेन किया था, जिनको आपने ट्रेन किया था अफगानिस्तान रशिया के अगेंस्ट में ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए। सो इसके साथ साथ रशिया का एग्जिट तो जरूर हो गया, बट ये मुजाहिदीन ग्रुप, ये ट्राइबल ग्रुप, ये जो गैंग्स थे, ये अफगानिस्तान में बचे रह गए, जिनके पास मिलिट्री का वास्ट एक्सपीरियंस अब हो गया था। नाउ दे स्टार्टेड गैदरिंग देमसेल्फ, और इस तरीके से आपके अफगानिस्तान में ढेर सारे ग्रुप्स बने हु वर केपेबल बैटल हार्डन्ड सोल्जर्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन में बहुत ही ट्रेंड लड़ाके थे। आगे चलते हैं। इस तरीके से आपके अफगानिस्तान में ग्रुप बनना शुरू हो जाता है, और उसके बाद से जब रशिया अफगानिस्तान को छोड़ता है, यूएस पाक फंडेड वेरियस ग्रुप्स टू कीप कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान। नाउ रशिया के जाने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बहुत से ग्रुप्स की फंडिंग जारी रखी। उसका मेन रीजन ये था, और उसके पीछे एक पर्पस था। उसके पीछे पर्पस था कि पाकिस्तान ऑलवेज वांटेड टू कंट्रोल अफगानिस्तान और हैव सम लेवरेज। इसी के चलते यूएस और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर, नॉट पाकिस्तान वाज एन एलाई इन दिस एंटायर अफेयर, और ग्रुप्स की फंडिंग जारी रखी गई। अब ब्रीडिंग, और इस तरीके से अफगानिस्तान जो था, it became a breeding ground of terrorists. Now, the fighters from group called तालिबान, और उसके साथ साथ एक ग्रुप का इमरजेंस होता है तालिबान के नाम से। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेवर इमेजिन कि जो पौधा उन्होंने बोया है वही फल उन्हें खाना पड़ेगा, और उसके बाद से आपके पास शुरू होता है इमरजेंस ऑफ अल कायदा एंड 9/11। इसके बाद से होता है अटैक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 9/11 अटैक के नाम से, जिसे हम जानते हैं, और उसके बाद से 20 साल के लिए पूरा अफगानिस्तान फिर से युद्ध की चपेट में आ जाता है, जब वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया जाता है 9/11 अटैक के बाद से। ये कुछ इमेजेस देखेंगे। यूएस अटैक्ड, hijacked jets, destroys twin towers and hit Pentagon in day of terror। और इस तरीके से जो बीज आपने बोया था उसी धरती से एक टेररिस्ट ग्रुप पैदा होता है, अलकायदा की एंट्री होती है, और अलकायदा अटैक करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे। उसके बाद से ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू होता है, जो अगले 20 सालों तक चलता ही रहता है। लेकिन इन 20 सालों के बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अफगानिस्तान की टेरिटरी में कोई भी सफलता नहीं मिलती। हाँ, इसका बेनिफिट मिलता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अरबों डॉलर का फंडिंग रिसीव कर रहा होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। इसी बीच में वॉर ऑन टेरर 20 सालों की लगातार मेहनत के बाद से भी जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कुछ भी हाथ नहीं लगता, सो दे डिसाइड टू एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान। और इस तरीके से हेल्टर स्केल्टर, बहुत ही बिना किसी प्लान के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने प्रेस्टीज इशू को बनाए रखते हुए क्या किया, अफगानिस्तान के साथ एग्जिट किया, और अफगानिस्तान को पूरी तरीके से एक क्योटिक स्टेट में छोड़ दिया, जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था। और उसके बाद से तालिबान का फिर से अफगानिस्तान पे कब्जा हुआ, अगर देखा जाए तो। और इसके पीछे पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। तो इस तरीके से ये कहानी यहां तक आती है। तालिबान रिजिम फिर से अफगानिस्तान में वापस आता है और रूल करना शुरू करता है। नाउ
आप ये देखेंगे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान की धरती से यूएस का एग्जिट होता है और इस तरीके से वहां पे गवर्नमेंट बनाई जाती है जो कि तालिबान की होती है, विच यूज टू बी अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड द क्रेडिट गोज टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ हाउ तालिबान रन्स इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, तालिबान पावर में तो आ गया, बट तालिबान को बहुत सी कंट्रीज ने कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया। अफगानिस्तान वॉज नॉट अ रिच स्टेट, और उसके साथ साथ तालिबान ने अपने गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज हुआ कि हाउ तालिबान विल रन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी मिनिस्ट्रीज को रन कैसे करेगा। तो उसका सबसे बड़ा जरिया जो तालिबान के सामने था वो ये था कि आप अगर देखेंगे तो एक तरफ आपके पास ये गोल्डन ट्रायंगल है और दूसरी तरफ से ये आपको गोल्डन क्रेसेंट दिखाई देगा। ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इन दो जगह पे गोल्डन ट्रायंगल फ्रॉम दिस साइड इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को टच करता हुआ, और गोल्डन क्रेसेंट जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को रिप्रेजेंट करता है, ये है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर हुम, फॉर अफगानिस्तान, फॉर तालिबान, जिसके थ्रू अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वो रन करते हैं। इस पूरे के पूरे एरिया में देखा जाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर है चरस और अफीम का, और इससे आने वाले पैसों से तालिबान अपने गवर्नमेंट को रन करता है। लेकिन यहाँ पे फिर से एक कैच है, चूंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। हाउ पाकिस्तान बेनिफिटेड फ्रॉम वॉर, अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इस लैंडलॉक्ड कंट्री होने के चलते पाकिस्तान की जितनी भी शिपमेंट है वो सब अफगानिस्तान से होके नहीं बल्कि कराची पोर्ट से होके जाती हैं, और यहां पे पाकिस्तान ने बहुत बड़े लेवल पे कमाया और धन उगाही करी। अगर देखा जाए तो वॉर ऑन टेरर के टाइम पे भी अफगानिस्तान इस ट्रांजिट रूट के बदले में पाकिस्तान को $1 बिलियन का बिजनेस दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। तो अफगानिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की बात बोले तो पाकिस्तान ऑलवेज गॉट बेनिफिटेड बाय द chaotic सिचुएशन इन अफगानिस्तान, चाहे वो तालिबान रिजीम की बात हो, चाहे वो ओपियम ट्रेड की बात हो, चाहे वो वॉर ऑन टेरर की बात हो। चूंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और पाकिस्तान के पास कराची पोर्ट है, ट्रांजिट के तौर पे इसने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रिसीव की यूएसए से और तालिबान से। आगे चल के देखते हैं। नाउ पाकिस्तान सपोर्ट टू तालिबान, पाकिस्तान क्या वाकई में तालिबान को सपोर्ट करता है और क्यों करता है। नाउ एक बार हम इस चीज को देखें। व्हाई पाकिस्तान सपोर्टेड तालिबान टू कंटिन्यू एक्सेस टू यूएस फंड्स, to use Taliban as an instrument to keep control of Afghanistan। अगर देखा जाए तो रशियन एग्जिट के बाद से और यूएस के अफगानिस्तान से बाहर जाने के बावजूद भी अगर देखा तो वाई पाकिस्तान सपोर्टेड तालिबान, उसका पर्पस ये था सो दैट यू कैन कीप ऑन बेनिफिटिंग फ्रॉम द यूएस फंड्स, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ $1 बिलियन यूएस से आ रहे थे पाकिस्तान के लिए। दूसरी चीज, टू यूज तालिबान एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कीप कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अफेयर को कंट्रोल करने के लिए तालिबान को हमेशा पाकिस्तानी हुक्मरानों ने सपोर्ट किया। ये नहीं कहा जा सकता कि 100%, बट यस 50-50। पॉलिटिकल सर्कल में से बहुत से पॉलिटिशियन, बहुत से मिलिट्री ऑफिसर्स ने तालिबान को हमेशा सपोर्ट किया टू कीप अ लेवरेज, टू कीप अ कंट्रोल इन द अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान। नाउ इमरान खान को देखेंगे, इन्होंने ही होल हार्टेडली सपोर्टेड द राइज ऑफ तालिबान एंड द गवर्नमेंट ऑफ तालिबान। Now, Pakistan allowed the creation of organizations like Mujahideen, Al-Qaeda and Taliban. Pakistan did not condemn the Taliban capturing Afghanistan. पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने तालिबान के राइज को अप्रिशिएट किया, तालिबान गवर्नमेंट को होल हार्टेडली सपोर्ट किया। आगे चलते कुछ और भी बातें देखते हैं। नाउ फिर अगर पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया, फिर तालिबान, वाई तालिबान पाकिस्तान इज अटैकिंग पाकिस्तान नाउ। अगर देखें पिछले 2022 में देखें लगातार पाकिस्तानी फोर्सेस पे तालिबान ने हमला किया, तहरीक तालिबान ने हमले किए हैं। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रॉब्लम शुरू कहां से हुआ। ये प्रॉब्लम शुरू हुआ आपके ड्यूरंड लाइन से। ड्यूरंड लाइन ये वो लाइन है जो कि ब्रिटिशर्स ड्रॉ करके गए। ये देखिए ड्यूरंड लाइन, आपके पूरा एरिया देखेंगे, दिस इंटायर एरिया, लुक एट दिस। नाउ ड्यूरंड लाइन नॉट फेंस्ड और गार्डेड। एक समय था जब ये ड्यूरंड लाइन जो था, जहां पे कहीं भी बाउंड्री नहीं थी, कहीं पे कोई गार्ड नहीं था। इसके चलते बेनिफिट ये था कि अफगान रिबेल्स टू मूव पाकिस्तान फ्रीली इन केस ऑफ ट्रबल फ्रॉम अमेरिकन ट्रूप्स। नाउ जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वॉर ऑन टेरर ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि इस ड्यूरंड लाइन पे कोई भी फेंसिंग नहीं थी, कोई भी बाउंड्री नहीं थी, तो ये बहुत ही इजी एक्सेस देता था अफगानिस्तान ट्राइबल रिबल्स को कहां जाने के लिए। जब चाहे वो पाकिस्तान में आ सकते थे, रेस्ट कर सकते थे, रिकवर कर सकते थे और फिर से अफगानिस्तान में घुस के अमेरिकन ट्रूप्स के ऊपर हमला कर सकते थे। allowed safety to the Afghan rebels and allowed them to progress in Pakistan from economic and social point of view.
तो इस तरीके से ये जो बिना दीवारों की जो बाउंड्री थी इस पूरे डूरंट लाइन के पास, ये एक सेफ हेवन प्रोवाइड करता था अफगानिस्तान के फाइटिंग रेबल्स को, कि वो कभी भी पाकिस्तान आ सकते थे, रेस्ट कर सकते थे, रिकवर कर सकते थे, अपनी फैमिली से मिल सकते थे, अपने इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोस्पेक्ट्स को देख सकते हो, फिर से वापस अफगानिस्तान में जा सकते थे। नाउ डूरंट लाइन डिवाइडेड पश्तून पॉपुलेशन ऑफ सेंट्रल एशिया बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। बहुत से अफगानिस्तान जो है अफगानीज दे यूज टू गो टू पाकिस्तान मीट देयर फैमिलीज। ये जो बाउंड्री लाइन थी ये ब्रिटिशर्स के टाइम में खींची जरूर गई थी, लेकिन लाइन के दोनों तरफ पश्तून ट्राइबल्स पॉपुलेशन रहते थे जिनकी फैमिलीज एक और दूसरी कंट्रीज में रहा करती थी। अभी तक जब तक बाउंड्री नहीं था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नाउ व्हेन दिस बॉर्डर वाज फेंस्ड एंड गार्डेड बाय पाकिस्तान इट स्पार्क्ड अ मेजर प्रॉब्लम बिटवीन द टू नेशंस। और जैसे ही बाउंड्री ड्रॉ किया गया, फेंसिंग की गई, इस ट्राइबल एरियाज में जो भी अफगान्स थे जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल किया करते थे, उन सब ने बहुत बड़े लेवल पे विरोध करना शुरू किया। नाउ अगर देखें यहाँ पे द टीटीपी और तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान, द टीटीपी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को 2007 में फॉर्म किया गया। इट वॉज बाय प्रोडक्ट ऑफ द यूएस इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। इनका पर्पस क्या था? टेक कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान एंड इस्टेब्लिश द इस्लामिक स्टेट लाइक दैट ऑफ अफगानिस्तान। और इस तरीके से पूरी शुरुआत हुई 2007 में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जन्म हुआ एंड उनका सोल मोटिव ये था कि पाकिस्तान में बिल्कुल हम इस्लामिक स्टेट के जैसा एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे। नाउ टीटीपी एंड तालिबान आर एलाइज। अगर देखा जाए तो एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान है और दूसरी तरफ टीटीपी जो है आपके पाकिस्तान एरिया में एक्टिव है। अगर देखा जाए तो दोनों की फिलॉसफी को अगर देखें तो बिल्कुल एक जैसी है। अगर तालिबान से किसी लीडर को मूव करना होता था टीटीपी में तो इजी एक्सेस था, टीटीपी के लीडर्स आराम से तालिबान में मूव कर सकते थे और इस तरीके से ये बहुत बड़ा सपोर्ट स्ट्रक्चर एक दूसरे के लिए था। नाउ दे आर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ये देख लीजिए टीटीपी एंड तालिबान। TTP is linked to Taliban as this organization is the offshoot of Taliban and share similar mindset, ideology and a goal। तो समझने की जरूरत है, एक तरफ जहां अफगानिस्तान में तालिबान रूल है, तालिबान का ही ऑफस्प्रिंग पाकिस्तान में है जिसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। आइडियोलॉजी सेम है, पर्पस सेम है कि हम इस्लामिक स्टेट जैसा हुकूमत जो है, जैसे हम तालिबान में स्टैब्लिश किया शरिया लॉ पे, वैसे ही हम पाकिस्तान में भी स्टैब्लिश करेंगे। सो दिस इज इट। पाकिस्तान का ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एक बार देख लीजिएगा। इस पूरे के पूरे ट्राइबल एरिया को फाटा जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया के नाम से जाना जाता है। इस पूरे एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं। Now this region consists of different tribes, Arab हैं, Uzbeks हैं, Punjabis हैं, among others. This is not controlled by any government, rather it was semi-autonomous region. Now this was an important region for TTP as it provided a hiring ground for them. Many who worked in Taliban are now a part of the TTP as they easily moved thanks to the porous borders. और ये जो पूरा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया है, अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट की तरह काम करता है, ऑटोनमस एरिया की तरह काम करता है, जो एक रिक्रूटमेंट ग्राउंड की तरह काम करता है तालिबान के लिए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए। बट दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट रीजन। Now, the region when included into Pakistan in Khyber Pakhtunkhwa officially caused a wider uproar। और इस रीजन को अभी तक एडमिनिस्ट्रेड नहीं था, अभी तक किसी कंट्री के कंट्रोल में नहीं था। क्या हुआ? इस रीजन को एनेक्स किया गया, इंक्लूड किया गया पाकिस्तान में। इस रीजन ये जो कि मेन हाइडिंग ग्राउंड था और ब्रीडिंग ग्राउंड था टीटीपी के लिए, इस पूरे रीजन को जब पाकिस्तान में एनेक्स किया गया तो बहुत बड़ा चैलेंज आया और बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हुआ तहरीक तालिबान की तरफ से। Now facts क्या है? Terror attacks have become more prevalent in Pakistan since the game change in Afghanistan। 190 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं 2020 में, 300 से ज्यादा 2022 में हो चुके हैं। नाउ सबसे ज्यादा जो अटैक और इस तरीके का डिस्ट्रक्शन है वो फाटा रीजन में हुआ है। TTP has also formed a parallel government with several ministerial portfolios and policies। और आपको पता है कि TTP की बात करें तो इनकी फंडिंग कहां से होती है? मेन फंडिंग सोर्स है ओपीएम कल्टीवेशन। नाउ क्वेश्चन यह है कि क्या इंडिया के लिए चैलेंज है? बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया स्टैंड एट अ ट्रिकी प्लेस एज इट्स नेबर इज अंडर पेरिल। टीटीपी सिचुएशन इन पाकिस्तान जो है हो सकता है कि वो ट्रिकल डाउन होके जम्मू कश्मीर के एरिया को भी इन्फेक्ट करे और वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट अगर ऐसा होता है तो कि इसका इंपैक्ट जम्मू कश्मीर एरिया में आता है तो बहुत ही बुरे हालात होने वाले हैं, बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है इंडिया के लिए। इंडिया कैन बी फेसिंग अ पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम द टीटीपी। नाउ
सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के लिए एक स्टेबल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का होना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान अनस्टेबल है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडियन टेरिटरी पे भी पड़ना देखने को मिलेगा। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ स्टेबल नेबर देन अ नेबर इन द थ्रेट फ्रॉम अदर्स। India could also support Pakistan in the same and expect Pakistani cooperation in future, but as I said, ये बहुत ही tricky situation है पाकिस्तान को इस situation में help करना, but again देखते हैं आगे क्या होता है। India can use this opportunity to curb the Chinese influence in Pakistan and exert its own influence in this region. So this is it. So ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है इस पूरे एरिया में। पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी इंडिया की इंस्टेबिलिटी को भी बढ़ावा दे सकती है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, विल कम अप विद अनदर न्यूज आर्टिकल, और जिसमें हम डिटेल्स में कवर करेंगे इसके इम्पैक्ट को। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और आपके कमेंट सेक्शन का इंतजार, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।